तो आज के इस चौथे बजट में गहलोत सरकार की में बम्पर घोषणाएं हो सकती हैं, तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ, जनप्रतिनिधि, स्वागत है सर आपका। अर्थशास्त्री निसार अहमद जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। और बीजेपी प्रतिनिधि प्रियव्रत शर्मा जी स्काइप के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियव्रत जी, स्वागत है आपका। और हमारे इसके साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के बीच में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करेंगे। मेघवाल जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। 2021 में यानी पिछले साल मुख्यमंत्री ने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने सदन में एक शेर पढ़ा था और उसी शेर से मैं शुरुआत करूंगी इस कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्नति के सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है। मेरे हौसलों में अभी बहुत जान बाकी है। यूं तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, ये तो अभी शुरुआत थी, अंजाम अभी बाकी है। तो 2021 का जो बजट था राजेंद्र मेघवाल जी, क्या लग रहा है कितना अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आया? देखिए पूनम जी, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है तो एक लोक कल्याणकारी सरकार का जो बजट होना चाहिए या जो संवेदनशीलता एक मुख्यमंत्री में होनी चाहिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी में बखूबी है। और उन्होंने, जैसा आपने अभी जिक्र किया, जो शेर का आपने कहा, उस शेर में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आपको पता है, उड़ान योजना जो कि महिलाओं के लिए सबसे बहुमुखी और एक इतनी बड़ी योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो महिलाओं के अंदर जो इस समस्या को लेकर थी, उनकी हाइजीन और हेल्थ को लेकर, उस योजना का आगाज़ पिछले बजट घोषणा में था और उसका आगाज़ हुआ, आपने देखा। उसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर राजस्थान अभी देश के अंदर करीबन नंबर 1 पे है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन उपलब्धियां पूरे देश में हासिल करी। 84% आबादी हमारी हेल्थ कवरेज में आ चुकी है। और उसके बाद में शिक्षा को लेकर भी हमारे प्रदेश में बहुत उल्लेखनीय प्रगतियां हुई है। आपने देखा होगा कि बालिकाओं का नामांकन बढ़ा, तो बालिकाओं का नामांकन लड़कों से भी ज़्यादा है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, महिला शिक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो कि सरकारी क्षेत्र में नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं होते थे, पूरे देश के अंदर अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं तो 1200 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का लक्ष्य रखा गया। तो 5000 से अधिक आबादी वाले सभी ग्राम पंचायतों के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए। तो ये, और आपको पता है कि इसके अंदर जो लॉटरी के माध्यम से बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये एक एक पोस्ट के लिए 4-4, 5-5 बच्चों को और फ़ोन करवाने की कि नहीं साहब हमारे बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। तो ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हेल्थ के अंदर, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। रोजगार के अवसर भी जनरेट करने की बात हो हैं वो आप यहाँ पर गिना रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर किरकिरी हुई है, जो सरकार नहीं कर पाई है, जहाँ पर वो नाकाम रही है, उनकी बात आपने नहीं की है। मैं फुल टोटल आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि 2021 के बजट को 100% में से आप कितने परसेंट देंगे कि इतना काम पूरा हुआ है? सीधे तौर देखिए, जितना कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल का बहुत ही भीषण समय रहा, पूरा का पूरा दूसरी लहर इसी बजट सत्र में आई, इसी बजट साल में आई। तो उस साल के होते हुए भी सरकार ने किसी भी तरीके से, चाहे कर्मचारियों को उनकी समय पे सैलरी देने की बात हो, कभी भी हमारे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं बनी। पहले की सरकारों में हर बार कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए ओवरड्राफ्ट की स्थितियाँ पैदा होती थी, तो नहीं होने दी। और उसके अलावा भर्तियाँ लगातार चलती रही और प्रक्रिया भी चालू रही। तो ये सारी बातें हैं जो सरकार को अपनी मंशा और जो हमारा जो लोगों के प्रति भाव है उसको, और पिछले साल में हमने जितने करीबन हमारा 18,000 करोड़ से अधिक का सहकारी क्षेत्र में ऋण देने का था, तो हमने करीबन 16,500 करोड़ तक के ऋण वितरित किए। और इस बजट के अंदर भी हम किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं, आएगा सामने और उम्मीद है इस बार भी जनता को बहुत है, उस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी बीजेपी प्रतिनिधि प्रियव्रत शर्मा जी के पास चलेंगे। प्रियव्रत जी, कितने सहमत नजर आ रहे हैं आप राजेंद्र मेघवाल जी की बातों से कि 2021 को बजट को लेकर वो कह रहे हैं कि काफी कुछ हद तक जो बजट में घोषणाएं की गई थी वो पूरी होती नजर आ रही हैं? नमस्कार जी, मैं तो अर्थ जगत का आदमी हूं और बजट को जो आया था उसमें 2,48,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था और 1,85,000 करोड़ का रेवेन्यू रिसीट इन्होंने प्रोजेक्ट की थी, जिसको रिवाइज करके 2 बार इन्होंने जो टारगेट बनाया। यदि मैं सेक्टर वाइज बात करूं, राजस्थान में तो 29% हिस्सा है एग्रीकल्चर का जीडीपी में, और 23 मैन्युफैक्चरिंग, 42% है सर्विस सेक्टर। अब सब एग्रीकल्चर, तो अब ये एक से कम लेकिन हुआ राजस्थान
बोलता है वो कर, उन्होंने कभी किया ही नहीं। बिल्कुल प्रियव्रत जी, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में अर्थशास्त्री निसार अहमद जी हमारे साथ बने हुए हैं। निसार जी, बजट को किस तरीके से समझने की कोशिश करें, मतलब आप आम जनता को अगर समझाना चाहें बजट को अपने अर्थशास्त्र के तरीके से कि घोषणाएं की जाती हैं कितने लाख करोड़ की और फिर उसको कैसे सरकार पूरा करती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है सरकार खुद घाटे में रहती है और उसके बाद जो ये बजट है इसकी घोषणा की जाती है, तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस या रूटीन? तो जब बजट आता है तो हमें ये बताया जाता है कि आने वाले वर्ष में कितनी आय होगी और किन किन मदों से होगी और फिर किन किन विषयों पे उसको खर्च किया जाएगा, किस प्रकार से उसको खर्च किया जाएगा और उसके तहत क्या क्या योजनाएं लागू की जाएंगी, क्या क्या कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। तो उसको अभी जब ये लगभग वर्ष समाप्त होने को आ रहा है और अगर हमें उसको देखना चाहते हैं कि भाई कितना कैसा रहा ये वर्ष जी, तो हम उसको तो एक तो ये देखना चाहिए कि जो घोषणाएं की गई थी उसमें से कितनी पूरी हुई और कितनी नहीं पूरी हुई। दूसरा हमें ये देखना चाहिए कि जो सरकार की आय होने की जो आशा की थी सरकार ने वो कितनी आय उसमें कितना खरा रहा, क्योंकि वो उस पर निर्भर करेगा कि सरकार किन चीज़ों पे कितना खर्च करती है। फिर ये रहा कि भाई सरकार के कुछ खर्चे तो हैं कि जो होने ही होने हैं जैसे सैलरी वगैरह के, लेकिन बाकी जो कार्यक्रमों के जो प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग जैसे स्वास्थ्य में हुआ आपका मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना है, मुफ्त जांच योजना है, इस तरह की जो योजनाएं हैं अलग अलग विभागों के, उनके किस प्रकार से उनका प्रदर्शन कैसा रहा उसके बारे में कुछ जानकारी। लेकिन जब वो ज़्यादातर जानकारियाँ उनकी जब एनुअल रिपोर्ट आता है सरकार का तब उसमें आती है। तो हम ऐसे जो लोग ज़मीनी हकीकत को समझते हैं, जो लोगों के बीच में घूमते हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ें पता होती हैं इस बारे में कि भाई किस प्रकार से लागू हो रही हैं योजनाएं, उनमें क्या दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहला बजट जब पेश हुआ था राजस्थान का 4 अप्रैल 1952 में, जब जो बजट था वो 17 करोड़ का था। अभी 70 साल बाद अगर हम बात करें तो अब 2.5 लाख करोड़ का जो बजट है, तो ये जो 70 सालों का अंतराल है तो उसे क्या मतलब वक्त के हिसाब से माना जाए कि वैसे वैसे ही ये जो बजट का फंड है वो भी बढ़ता चला गया है? नहीं, कुछ तो वक्त की बात है, कुछ महंगाई की बात है, जाहिर है महंगाई भी बढ़ रही है तो वो, लेकिन कुछ इसकी भी बात है कि जो हमारा जो समाज है, हमारा जो राज्य है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, तभी सरकार उससे टैक्स ले पा रही है, तभी उस टैक्स से बजट का आकार बढ़ रहा है। और साथ में बजट का आकार बढ़ाने में एक और भूमिका होती है कर्ज की, कि कर्ज भी लेती हैं सरकारें ये सोच के कि इसका हम उपयोग करेंगे और इसके उपयोग से जो आर्थिक लाभ मिलेगा लोगों को, उस आर्थिक लाभ से फिर और टैक्सेस आएंगे हमारे सरकार के पास। तो वो एक दोनों तरफ से जी अच्छी स्थिति बन सकती है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, कर्ज लेके अगर मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं, अगर ऐसा कुछ काम होता है तो उससे लोगों की आर्थिक स्थिति अगर सुधरती है तो उससे फिर सरकार की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है कि उनको ज़्यादा टैक्स मिल सकता है। मतलब ये एक ओवरऑल बात है जी। तो ये साइज़ जो बजट का बढ़ता है वो इसमें इन सब चीज़ों की भूमिका होती है कि अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है, हमारा जीडीपी भी तब कितना था और आज कितना है, ये भी बात है। तो जीडीपी का अगर आप जीडीपी के परसेंटेज में देखेंगे कि बजट का साइज़ क्या है तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई होगी, क्योंकि जीडीपी भी तो उतना ही उस जीडीपी भी बढ़ रहा है हर साल। तो ये तरह तरह के ये कई चीज़ों पे ये आकार निर्भर करता है। चलिए बिल्कुल, वहीं टैक्स को लेकर भी आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले मेघवाल जी, पिछले बजट को लेकर तो आपसे बात हो गई है, लेकिन अब ये आपकी सरकार का चौथा बजट है और बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल आप लोग चुनावी मोड में चले जाएंगे, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं, बम्पर घोषणाओं का इंतजार लोग कर रहे हैं। क्या उम्मीदें की जा सकती हैं आज के इस बजट से? देखिए पूनम जी, जहाँ तक अभी फरवरी के शुरुआत में जब केंद्र सरकार ने अपना आम बजट पेश किया था, जो पूरे देश के लिए बजट जारी हुआ था, उस बजट के अंदर अगर अपन उसकी थोड़ा बहुत भी उसका मोटे बुलेट पॉइंट्स में समझें तो उस सरकार का ये बताया गया कि सरकार की आय बेहताशा बढ़ी, मतलब सरकार की आय बढ़ी, लेकिन उसके उलट आम आदमी की आय घटी।
और उसके साथ में आपने देखा होगा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई ऐसी वो नहीं दी। फिर आपका नौकरी पेशा वर्ग है, जो सैलरीड वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जिसको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलनी चाहिए थी, वो रिबेट नहीं दी। उसके उलट आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट को सेस के माध्यम से या कॉर्पोरेट टैक्सेस के माध्यम से रिबेट दी गई। तो आज यहाँ पे देखिए ना, आम आदमी को महंगाई इस वक्त इतना चरम पर है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, रसोई गैस हो, खाने के तेल हो, मतलब आपके निर्माण सामग्री हो, तमाम तरीके की चीज़ें। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सरकार जो केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया था, फिर मैं अपनी सरकार के बजट पे आऊँगा कि केंद्र सरकार ने बजट में जो दिया, तो उर्वरकों पे आपको पता है पूरे देश के अंदर उर्वरकों का संकट हुआ, क्योंकि डीएपी को लेकर, जो कि हम बहुत मैक्सिमम जो 60 to 70% डीएपी हम विदेशों से आयात करते हैं, तो डीएपी का संकट हुआ। उसके बाद इस बार इस बजट के अंदर उर्वरकों पे सब्सिडी केंद्र सरकार ने घटाई, ठीक है, उसका बजट भी घटाया। कृषि बीमा का बजट केंद्र सरकार ने घटाया। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो जीएसटी लगने के बाद में हमारे कृषि उपकरण है, कृषि यंत्र है, खाद बीज है, आपका खरपतवार नाशी है, कीटनाशक है, आपके पोल्ट्री फीड है, पशु आहार है, वो भी सारे के सारे जीएसटी के दायरे में आ गए। तो आप इस चीज़ को देखिए, उससे पहले ये सारी चीज़ें मेघवाल जी, चलिए ठीक है, नहीं आप मेरी बात सुनिए, एक मैं कंपैरिजन पे आ रहा हूं। हम जनता को अपने राज्य के बजट की बताना चाह रहे हैं कि उनकी उम्मीद है कितनी पूरी। देखिए केंद्र के बजट पर आप फोकस मत कीजिए। नहीं करूंगा ना, केंद्र के बजट पे देखिए, केंद्र के बजट से राज्यों को हिस्सा मिलता है, और राज्यों को जो हिस्सा मिलता है उसी से राज्य अपने वेलफेयर की स्कीम्स पे खर्चे करते हैं। हाँ, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, जो अभी राज्य के पास है उससे राज्य जो सरकार है वो जनता को क्या दे सकती है। मैंने कहा कि केंद्र की आय बढ़ी थी, टैक्सेशन से जबरदस्त आय बढ़ी, उसके बावजूद भी आम आदमी को रिलीफ नहीं दी गया। अब अपन आते हैं राजस्थान के बजट पे। राजस्थान सरकार के पास में सीमित आय के साधन है। आपको पता होगा 13 से 18 के बीच के अंदर हमारी रिफाइनरी पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिफाइनरी पूरी नहीं हुई। उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पेट्रोलियम का जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा है। अब ये पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है हमारी, शायद हमारा जो कार्यकाल है इसके अंत तक पूरी हो जाएगी। रिफाइनरी पूरी होने से हमारी पेट्रोलियम के ऊपर जो निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम होगी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अभी आपने देखोगा निवेश के रिकॉर्ड प्रस्ताव आए हैं। वो प्रस्ताव जैसे अमली जामा पहनेगा तब राजस्थान एक रफ्तार के ऊपर है। हम मतलब सोलर के अंदर नंबर 1 है। फिर उसके अलावा आप ये देखेंगे राजस्थान के अंदर मतलब हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, पूरे देश के अंदर हम मतलब नामांकन में हमारा मतलब कोविड काल के अंदर भी नामांकन बढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल्स का। उसके अलावा चाहे कर्मचारियों के लिए योजना की बात हो, चाहे युवाओं के लिए योजनाओं की बात हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गृहिणियों के लिए हो, चाहे बालिकाओं के लिए हो, तमाम तरीके की योजनाएं हैं। तो इन चीज़ों को इस वाले बजट के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो मतलब राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है, जिसके अंदर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ERCP, जिसको कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 के में भी वादा करके गए थे, उससे पहले भी वादा किया था। तो आप इस चीज़ को देखिए तो 13 राज्यों का जो लाइफ लाइन बन सकती है जो योजना, उसके ऊपर अभी तक 3 साल से प्रधानमंत्री जी के वादे को अभी आप भूल जाइए। नहीं, आप कह रहे हैं ना राजस्थान ग्रो कैसे करे, हम इस पे ही तो बात कर रहे हैं ना। राजस्थान से 25 सांसद, लेकिन अभी जो राजस्थान की जनता को उम्मीद है वो आज के बजट नहीं हमारे से उम्मीद है ना। तो हम अपनी उम्मीदों में, हमारे पास में सीमित संसाधन है, सीमित साधन है। हमारा जो आय है उसमें भी आपने देखा होगा हमारे आय के 3 मेजर स्रोत हैं। एक तो हमारा वैट का होता है, दूसरा आपका आयकर आबकारी, और तीसरा आपका रियल एस्टेट और ये सब स्टाम्प ड्यूटी वगैरह से। अब इन तीनों के अंदर आप मुझे बता दीजिए राजस्थान सरकार जितना बेहतर कर सकती थी कर रही है। उसके साथ में आपने देखोगा 85 से 90% सैलरी उसमें जाता है। तो हमेशा से सरकार तो हमेशा से, मैं आपको बता दूं कि राजस्व की कमी को लेकर, ढांचे को लेकर राजस्व की कमी, मैंने आपको कंपैरिजन दिया ना, केंद्र सरकार का राजस्व बढ़ा, उसका फायदा राज्यों को क्यों नहीं मिला। राजस्थान को अगर चलिए बिल्कुल भाई भौगोलिक विषमता वाला प्रदेश है, रेगिस्तानी प्रदेश है, उनको अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उनको मदद की जानी चाहिए, जो मदद केंद्र सरकार से नहीं होती, क्योंकि 25 सांसद जीतने के बाद भी उनका ध्यान नहीं रखा जाता।